की, जो अभी अभी 1 साल से गांव से अपनी बेटी के साथ शहर में शिफ्ट हुए। तो चलिए देखते हैं इनकी जीवन कहानी। अरे मीना, मालूम है ना, थोड़ी ही देर में पिताजी घर पर आ रहे हैं। उनके लिए सब तैयारी कर ली है ना? क्या तैयारी करनी है? खाना तो बना ही रही हूँ। और बाकी हमारे इस किराए के छोटे से घर में ऐसा रखा ही क्या है जो उनके लिए खास इंतजाम कर दूं। पिताजी तो गांव में अपने बड़े घर और खुली हवा में रहते हैं। यहाँ उन्हें हमारे छोटे से कमरे में रुकना पड़ेगा। हम लोग तो किचन के पास ही सो जाएंगे। तो क्या करूं? हमारा गांव कौन सा शहर से दूर है? केवल 10 किलोमीटर दूरी पर ही तो है। लेकिन तुम्हें ही शहर अच्छा लगता है, और मेरी छोटी सी नौकरी में ज्यादा महंगा घर भी तो नहीं ले सकता, वरना रोज सुबह की नौकरी के लिए शहर आता था और शाम को लौट जाता था। लेकिन तुम्हारी जिद के कारण ही यहाँ इस छोटे से घर में आना पड़ा। अरे तो मैं क्या केवल अपने लिए यहाँ आई हूँ? क्या तुम्हें भी वहाँ नौकरी के साथ साथ पिताजी के संग खेत में काम नहीं करना पड़ता था? अब जब से यहाँ आए हो तो पिताजी ने भी खेत किराए से दे दिए हैं, इसलिए वह भी आराम से हैं और यहाँ तुम भी आराम से हो। अरे पिताजी तो इस नौकरी के लिए ही मना करते थे कि पूरी मेहनत से खेती करें तो हम लोग तो खेती में ही माला माल हो जाएंगे। नौकरी में तो मालिक की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। अपने खेतों के तो हम खुद ही मालिक थे। हाँ हाँ, सारा दोष मेरा ही है। कुछ भी करो, लेकिन कोई आज की दुनिया में अच्छे को अच्छा कहता ही नहीं। अरे मम्मी पापा, आप लोग गुस्सा मत करो। देखो अभी जल्दी से दादाजी आने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करो ना। लो, अब यह भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद मुरली काका घर में आते हैं और उसके बाद अरे बेटा किशन, बहू कहाँ हो? और मेरी पिंकी कहाँ है? अरे माँ देखो, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। जय श्री कृष्ण दादाजी। अब जल्दी से बताइए मेरे लिए क्या लाए? अरे देख, तेरे लिए दादी ने अपने हाथों से लड्डू बनाकर भेजे हैं। अरे वाह, थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादी जी। आइए बाबूजी, चरण स्पर्श। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे बेटा, तकलीफ कैसी? पास में ही तो है अपना गांव। वो तो मेरा मन हुआ कि 1 साल हो गए तुम लोगों को यहाँ आए हुए, और अभी पिंकी की स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है, तो चलो क्यों न तुम लोगों से मिल भी लूं और तुम्हारा घर भी देखाऊं। अच्छा किया बाबूजी। अभी आप स्नान आदि कर लीजिए, फिर सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। अब रात को सोने समय किशन अपने बाबूजी से बात कर रहा है। बाबूजी, आप यहाँ कमरे में सो जाइए और हम लोग यहाँ बाहर सोएंगे। अरे बेटा, तुमने इतना छोटा घर क्यों लिया? अब फालतू ही परेशान हो रहे हो। नहीं बाबूजी, इसमें परेशानी कैसी? और बड़े शहरों में तो इन छोटे से घरों का भी बहुत किराया देना पड़ता है, तो भला बड़ा घर कैसे लें? अच्छा, अब सवेरे बात करेंगे। अगले दिन सवेरे मुरली काका सैर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे किशन, मैं सैर करने जा रहा हूँ, तुम लोग भी अभी उठ जाओ। जी बाबूजी, आप जाइए, हम लोग अभी थोड़ी देर में उठेंगे। सैर से लौट के आने के बाद अरे किशन, अभी तक सो रहे हो? उठे नहीं? हाँ बाबूजी, अभी उठता हूँ। अरे किशन, इस पिंकी को भी तो उठाओ, अभी भी सो रही है। नहीं बाबूजी, उसे सोने दीजिए, वह थोड़ी देर से उठेगी, तब तक आप नाश्ता कर लीजिए। और अब थोड़ी देर बाद बाबूजी कहिए, भोजन और नाश्ता वगैरह सब आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सब अच्छा ही है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ की तुम लोगों की जिंदगी बहुत बदली बदली सी लग रही है। 1 साल पहले ही तुम सब गांव में सवेरे 5 बजे उठकर अपने कामों में लग जाते थे। सब में कितनी चुस्ती फुर्ती थी। यहाँ तो तुम लोगों के चेहरे की रौनक ही उड़ गई है, और पिंकी भी कितनी दुबली हो गई है।
अरे आज तो वह सवेरे 8 बजे सो के उठी। इतनी उम्र में इतनी सुस्ती। और मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे काम करने में भी उनको मन नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत करने से थक जाती है। तो मुझे तो लग रहा है गांव की शुद्ध हवा पानी छोड़कर इस बंद पिंजरे जैसे घर में रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कहाँ वह गांव की चूल्हे की रोटी और अपने घर में खुद की लगाई हुई सब्जियां, उनके स्वाद की बात ही अलग है। यहाँ तो किसी भी चीज में वह स्वाद है ही नहीं। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं तुम लोग बीमार न पड़ जाओ। अरे बाबूजी, आप तो छोटी सी बात पर ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और शहर में तो सभी ऐसे ही रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। शाम को किशन ऑफिस से लौटकर घर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। और शहर में तो सभी किसी भी चीज में जी, आप तो छोटी सी बात पर ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और शहर में तो सभी ऐसे ही रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, अब मैं ऑफिस जाता हूँ। शाम को किशन ऑफिस से लौटकर घर आ गया। अरे मीना, जल्दी से पानी लाओ। अरे यह क्या बेटा, पहले हाथ पर धोकर आओ, कपड़े बदलो, फिर आराम से बैठो। अरे बाबूजी, सारा दिन काम करने के बाद इतनी ताकत बचती ही कहाँ है। पापा, मेरा पेट बहुत दुख रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। यह क्या, सवेरे तो अच्छी भली थी, अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे सुनिए ना, आप डॉक्टर प्रकाश भैया को ही बुला लीजिए। हमारे ही गांव के हैं और रोज गांव से यहाँ अपने क्लिनिक पर आते हैं। अभी वापस नहीं गए होंगे। उनसे कहिए जाने से पहले पिंकी को देख कर जाएं। ठीक है, अभी फोन करता हूँ। किशन डॉक्टर प्रकाश को फोन लगाता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर प्रकाश आ जाते हैं। अरे मुरली काका, प्रणाम। आप यहाँ कब आए? अरे प्रकाश बेटा, कल ही सबसे मिलने आया था। अच्छा पिंकी, चलो इधर आओ, मुंह खोलो। किशन, इसको थोड़ा फूड पॉइजनिंग हुआ है। इसने बाहर कुछ खराब खा लिया है। अरे बेटा, मुझे तो लगता है कि शहर में अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलती ही कहाँ है। ना खुली हवा, न शांति है, बस दिन भर शोर। और खाने की चीजों में तो जैसे स्वाद ही नहीं है। ऐसे में भला कोई कैसे स्वस्थ रहेगा। देखता हूँ 1 साल पहले गांव में सब कितने स्वस्थ थे, अभी तो बस सुस्त हो गए हैं। न जाने क्यों यह नौकरी करने, शहर में रहने की जिद में इतनी भागदौड़ में लगा ही हुआ है। नौकरी से ज्यादा तो हम गांव में खेती करके कमा लेते। ये क्या बाबूजी, आप तो शहर के पीछे ही पड़ गए। भला यहाँ के खाने में और गांव के खाने में क्या फर्क हुआ? जो चीजें आप गांव में खाते हैं और हम शहर में खाते हैं, पैदा तो दोनों ही खेतों में होती है ना। बस आप लोग थोड़ा बहुत फल सब्जियां अपने खुद के खेत और बगीचे में उगाकर खाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? और खेती में अब फायदा ही क्या रहा है? माना कि मुझे भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन खेती से तो नौकरी ही भली। खेती में तो अब कुछ फायदा रहा ही नहीं। आप तो यूं ही इतना कुछ कह रहे हैं। नहीं किशन, काका यूं ही इतना कुछ नहीं कह रहे हैं। खेत में पैदा हुई सब्जियों में और अपने घर में उगाई हुई सब्जियों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते। इसके लिए आज बहुत बीमार और कमजोर हो रहे हैं। और दूसरी गलतफहमी यह है कि लोग समझते हैं अब खेती में कोई फायदा नहीं रहा, तो ये भी बहुत गलत धारणा है।
खेती के सही तरीके मालूम नहीं होने के कारण आज किसान बहुत घाटा उठाते हैं। मेरे घर में बाबूजी और मेरा भाई मोहन दोनों मिलकर कई सालों से कितनी अच्छी खेती कर रहे हैं और भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। मैं भी फुर्सत में उनकी मदद करता हूँ। अरे ये क्या प्रकाश भाई, आप भी बाबूजी की हाँ में हाँ करने लगे? नहीं किशन भाई, मैं बाबूजी की हाँ में हाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। आप एक काम करो, यह दवाई लिख रहा हूँ, 2 दिन तक पिंकी को दे देना, जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद अभी तो पिंकी की छुट्टियां चल रही है ना, तो आप लोग कुछ दिनों के लिए गांव में आ जाओ, नौकरी के लिए वहीं से मेरे साथ निकल आना। लेकिन इस दौरान मैं तुम्हें घर में उगाई हुई सब्जियों और खेतों में उगाई हुई सब्जियों का अंतर समझाऊंगा और शहर और गांव का भी अंतर आपको समझाऊंगा। ठीक है प्रकाश भाई, हम 2 दिन बाद गांव जरूर आ जाएंगे। दो दिन बाद किशन अपने परिवार के साथ गांव में पहुंच गया है और अगले दिन डॉक्टर प्रकाश सवेरे सवेरे किशन के घर आया है। आओ प्रकाश भाई, बैठो। हाँ किशन, पिंकी अब कैसी है? हाँ, पिंकी अब बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छी बात है। आज रविवार है तो आपकी भी छुट्टी होगी, तो आप सभी लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। आप तो जानते हो हमारा घर और खेत एक साथ ही है, तो वहीं पर मैं आपको अपने खेत में उगाई जाने वाली चीजों और खेती की नई आसान विधि के बारे में बहुत काम की बातें बताऊंगा। अच्छा चलो चलते हैं। सभी डॉक्टर प्रकाश के घर पहुंचते हैं, जहां प्रकाश के पिताजी, उसका भाई दोनों बगीचे में कुछ काम कर रहे हैं और डॉक्टर प्रकाश की पत्नी और बेटी प्रतिमा उनकी मदद कर रहे हैं। अरे राम राम सिद्धर भाई, कैसे हो? अरे मुरली भाई, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। प्रणाम काका। आओ किशन बेटा, बहुत दिनों के बाद गांव में दिखाई दिए हो और साथ में बहू और पिंकी भी है। तुम लोग शहर में अच्छे से हो ना? तुम लोगों की सेहत थोड़ी बदली बदली सी दिखाई दे रही है। अरे वही तो मैं इन लोगों से कह रहा हूँ, शहर जाकर इन सब की हालत बदल गई है। मुझे तो इनका शहर में रहना अच्छा नहीं लग रहा। वो तो ठीक है काका, लेकिन मैं और करूं क्या? खेती में अब रखा ही क्या है, और नौकरी में अगर आजकल थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है तो मेहनत तो खेती में भी है। और बाबूजी को तो शहर का खाना ही पसंद नहीं आया, जबकि हम लोग तो वहां पर भी वही चीजें खाते हैं जो गांव में खाते थे। तो उसमें क्या अंतर है? वो अंतर तो तुम लोग अपनी पुरानी सेहत और अभी की सेहत को देखकर ही समझ लो। और रही बात खेती में फायदे की और गांव की सेहत की, तो वही बताने के लिए प्रकाश तुम्हें यहाँ लाया है। जरूर प्रकाश भाई, हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ तो खेत और बगीचा बहुत हरे भरे और भरपूर दिखाई दे रहे हैं, और आप सबकी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है। सभी बहुत प्रसन्न हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य तो अब आपको मोहन ही बताएगा। किशन भैया, यह जो आप खुशहाली देख रहे हो, यह सब शाश्वत जैविक और यौगिक खेती का कमाल है, जिसमें खेती की पुरानी असरदार प्राकृतिक विधियों और राजयोग को अपनाने से हमें यह सफलता मिली है, जिससे सेहत, मुनाफा और खुशहाली तीनों बातें हमारे जीवन में आ गई हैं। अच्छा, भला वो कैसे? और यह जैविक यौगिक खेती क्या होती है, और उसका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है भैया, और आजकल अधिकांश लोग इस बात को भी जानने लगे हैं कि ज्यादा पैदावार के लिए फसलों और सब्जियों में भारी मात्रा में कीटनाशक को डाला जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जमीन की कुदरती उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है
और जहरीले रसायन उसमें बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर वहां उगाई जाने वाली फसल में भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है और वह हमारे शरीर को भी धीमे जहर की तरह नुकसान पहुंचाता है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। हमारी खेत में जब से इन रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ी है, तब से थोड़े समय के लिए पैदावार तो बढ़ी है और हम हर मौसम में कोई भी चीज खेती में उगाने लगे हैं, लेकिन उसके परिणाम बहुत खराब निकले हैं, क्योंकि उस भोजन से धीरे धीरे शरीर की कुदरती शक्ति कम होती जा रही है। पहले के मुकाबले शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वह बहुत कम होती जा रही है। इसलिए बड़ी जल्दी किसी भी बीमारी का संक्रमण हमें हो जाता है। छोटे बच्चों में चश्मा लगना, उन्हें डायबिटीज हो जाना, कम उम्र में हार्ट अटैक के केस बढ़ना, शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का कम हो जाना, यह कितनी सारी समस्याएं इस तरीके के भोजन से मिलने वाले धीमे जहर के कारण बढ़ती जा रही है। हाँ, हम कहते भी हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो यह विषैले रसायन हमारे मन में भी उत्तेजना और नकारात्मकता पैदा करते हैं। इसके कारण लोगों में अशांति और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। जरा सोचिए, आज से वर्षों पहले जब इस तरह की खाद हमारे खेतों में नहीं डाली जाती थी, तब के फल और सब्जियां कितने स्वादिष्ट होते थे। जरा याद करिए, पहले फूलों में कितनी खुशबू होती थी, पर आज वह स्वाद और खुशबू कहाँ गए? हाँ मोहन भाई, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। पुराने स्वाद की तो बात ही कुछ और थी। हाँ किशन भैया, नकली चीज देखने में भले ही कितनी सुंदर हो, लेकिन उसमें गुण नहीं होते। यही हालत आज के फल फूल और सब्जियों की है। लेकिन इसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं भैया? बिना रासायनिक खाद के पैदावार भी तो नहीं होती और फसल में कीड़े भी लग जाते हैं। इन्हीं बातों की जानकारी न होने के कारण लोग आंखें बंद करके खेती की गलत विधि को सालों से अपना रहे हैं। वास्तव में गोबर की देसी खाद, जैविक खाद आदि कई ऐसे साधन हमारे पास हैं जो हमारे खेतों को बहुत उपजाऊ बना सकते हैं और उनका सेहत पर भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता और वह इन रासायनिक खादों जैसे महंगे भी नहीं होते। हम लोग अपने खेतों में उसी प्राकृतिक खाद और पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ हो गई है और हमें बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो जैविक यौगिक खेती कहते हैं, इसका मतलब क्या है और ये राजयोग क्या है? किशन भैया, सबसे बड़ा कमाल तो राजयोग ही करता है। इसलिए हम इस विधि को शाश्वत जैविक यौगिक खेती कहते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले शुद्ध आत्मिक भावना के साथ अपने खेतों में परमात्मा की याद में बैठते हैं और उनसे मिली हुई शक्तियों को अपने संकल्पों द्वारा खेतों में फैलाते हैं। इसके बाद हम लोग खेती में प्रयोग होने वाले बीज को शक्तिशाली बनाते हैं। उसके लिए हम बीज को अपने सामने रखकर परमात्मा की याद की शक्तियां उन बीजों में भरते हैं। जितने हमारे भाव शुद्ध और सकारात्मक होते हैं, उतना ही बीजों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम वह बीज परमात्मा की याद में ही बोते हैं। फिर देसी खाद और प्राकृतिक विधियों से फसल की परवरिश करते हैं। हम नियमित रूप से खेतों में फसल को परमात्मा की याद के प्रकंपन देते हैं, जिससे फसल बहुत अच्छी हो जाती है और हमें कम खर्च में भरपूर पैदावार मिलती है। और हाँ भैया, यह राजयोग केवल फसल को ही अच्छा नहीं बनाता, लेकिन हमारे तन मन को भी परमात्मा की शक्तियों से भर देता है और उन्हीं परमात्मा की याद में उगाए इन अन्न, फल और सब्जियों को जब हम परमात्मा की याद में पकाकर स्वीकार करते हैं, तो यह भोजन हमारे तन और मन दोनों को शक्तिशाली कर देता है। तो भैया,
यही राज है हम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत का। समझा किशन बेटा। और बाकी की कसर गांव की शुद्ध हवा और वातावरण ही पूरी कर देता है। इसलिए हमें तो हमारा गांव ही प्यारा है और शान की खेतीबाड़ी ही बली है। परमात्मा खेती से ही हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। हम खुद अपने काम के मालिक है, तो क्यों शहरों में रहकर सेहत बिगाड़े। लो किशन भाई, अब समझ में आया कि घर के बगीचे की सब्जियों और बाजार के फल सब्जियों में क्या अंतर है। हाँ भैया, समझ में तो आ गया, लेकिन मैं और कर ही क्या सकता हूँ। आप लोगों को तो ये राजयोग विद्या आती है, लेकिन मुझे ये कौन सिखाएगा। अरे भैया, इसमें क्या मुश्किल है। राजयोग तो बड़ा सहज है, हर कोई सीख के इसे कर सकता है। हमने यह राजयोग हमारे गांव में चल रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर जाकर सीखा है। वहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत प्यार और धैर्य पूर्वक हमें ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं। कोई फीस आदि भी नहीं लेते, इसलिए हर कोई यह राजयोग सीख सकता है। हाँ चाचा, हर कोई राजयोग सीख सकता है। मैं भी वहाँ जाकर रोज ज्ञान सुनती हूँ और राजयोग का अभ्यास भी करती हूँ। राजयोग से मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी हो गई है, जिसका मुझे पढ़ाई में बहुत फायदा हुआ है। इसके अलावा मैं दादा और मोहन चाचा के साथ खेतों के काम में भी हाथ बटाती हूँ, लेकिन मुझे कभी थकान नहीं होती। अच्छा प्रतिमा, तो क्या मैं भी राजयोग सीखकर तुम्हारी तरह हेल्दी और मेहनती बन सकती हूँ? हाँ जरूर, तुम कल सवेरे मेरे घर आ जाना, हम दोनों एक साथ आश्रम चलेंगे। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। तो इसका मतलब हुआ कि मैं भी राजयोग सीखकर अपनी जमीन में ही खेती करके खूब पैसा भी कमा सकता हूँ और समाज को शुद्ध अनाज देने की सेवा का पुण्य भी कमा सकता हूँ। तो फिर मुझे नौकरी में इतने धक्के खाने की जरूरत ही क्या है। घर में रहकर ही खेती करूं और माता पिता की सेवा भी करूं। लेकिन भैया, कोई भी चीज जब तक आंखों से ना देखो तब तक मन पूरा नहीं भरता। तो क्या कल आप लोग मुझे भी अपने साथ आश्रम ले चलोगे? अरे किशन भैया, नेकी और पूछ पूछ। चलो हम कल ही चलेंगे। कल सेवा केंद्र पर क्लास के बाद 1 घंटा संगठित योग भी रखा गया है। मैं उसी समय आकर आपको वहाँ ले चलूंगा और दीदी से आपका परिचय करा दूंगा। हाँ मोहन भैया, ठीक है। ओ किशन भैया, सब लोग तैयार हो ना? सेवा केंद्र पर योग चल रहा है और मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ हाँ मोहन भाई, हम सब तैयार हैं, चलो चलते हैं। किशन भैया, योग पूरा होने में थोड़ा ही समय बचा है, तब तक आप लोग भी परमात्मा की याद में बैठिए। बनो राजयोगी।
ओम शांति दीदी। देखिए, मैं अपने साथ किशन भाई और उनके परिवार को लाया हूँ। किशन भाई भी राजयोग सीखना और समझना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर भाई, आप सभी का परमात्मा के घर में इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ आगे बैठिए। दीदी, हमें यहाँ थोड़ी देर बैठकर भी बहुत शांति का अनुभव हुआ, लेकिन मोहन भाई ऐसा बताते हैं कि राजयोग द्वारा हम खेती को भी अच्छा बना सकते हैं। हम राजयोग से अधिक पैदावार और स्वास्थ्यवर्धक फसल उगाकर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ हाँ भाई, ये पूर्ण सत्य है। यह स्वयं भगवान की शिक्षा है कि आपके अच्छे विचार और भावनाएं सारी प्रकृति को और समाज को स्वच्छ बना सकती हैं। मन की नकारात्मकता ही हानिकारक तरंगें बनकर वातावरण में फैलती हैं और वातावरण को दूषित करती हैं। हम प्रकृति के प्रदूषण के बारे में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन वैचारिक प्रदूषण से जो दुष्परिणाम आज हो रहे हैं उससे हम सभी अनजान हैं। तो अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाकर हम बीजों में और खेतों में शुद्ध विचारों की शक्ति भरते हैं और इस तरह फसल में हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था इस दिशा में बहुत से सफल प्रयोग कर चुकी हैं और हजारों राजयोगी किसान भाई बहनों ने योगिक खेती को अपनाकर बहुत लाभ कमाया है। क्योंकि रासायनिक खाद का प्रयोग करना तो प्रकृति माँ पर जैसे अत्याचार करना है। कभी कभी सोते हुए स्वप्न में जैसे धरती माँ की पुकार सुनाई देती है। हे मानव, हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी धरती माता हूँ और माँ हमेशा अपने बच्चों को प्यार का अमृत ही देती है। मैंने भी सदा ही अपनी गोद से फल सब्जियां और अनाज के भंडार देकर तुम्हें तृप्त किया, तुम्हारी पालना की। पर हे मानव, यह तुम क्या कर रहे हो? अपनी ही मातृभूमि को विषैला कर रहे हो। मुझे विषैला करके तुम जो अनाज उगाते हो वह जीवन दायक की जगह जीवन नाशक बन रहा है। और मैं यह सह नहीं सकती कि जिन बच्चों को मैंने सदियों तक पाला और पोसा है, मैं ही उनके विनाश का कारण बनूं। इसलिए हे आत्माओं, मेरी पुकार सुनो, मुझे और विषैला मत करो। मुझसे अब इस विष की जलन और सहन नहीं होती। जैसे मैंने सदा ही तुम्हारी रक्षा की है, अब तुम भी मेरी रक्षा करो। मुझे विषैला करने का पाप मत करो, वरना यह पाप ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं समझ गया। हम लोगों को अब यह पाप और नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी धरती माँ को ऐसे छोड़ना चाहिए। मैं भी अपनी धरती माँ के लिए यह संकल्प लेता हूँ कि अब राजयोग द्वारा शाश्वत यौगिक खेती को अपनाकर उसी धरती पर फिर से तन मन को स्वस्थ बनाने वाला शुद्ध अन्न पैदा करूंगा और परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनूंगा। अपने परिवार के साथ साथ समाज की भी सच्ची सेवा करूंगा। बहुत अच्छा भैया। देखना प्यारे शिव बाबा, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के परम पिता है, वह आपके इस शुभ संकल्प को
अवश्य पूरा कराएंगे और आपको खेती में ही दिन दुनी रात चौगुनी इतनी सफलता दिलाएंगे जो फिर आपको अपने गांव की मिट्टी से कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपको नौकरी की कोई मजबूरी रहेगी। हाँ दीदी, मैं भी इस काम में पिताजी का पूरा सहयोग करूंगी। हाँ, मैं भी इनका पूरा पूरा साथ दूंगी। तो आओ हम सभी एक साथ मिलकर संकल्प करते हैं कि सदा एक दूसरों के सहयोगी बनकर और शिव बाबा पर पूरा निश्चय रखकर राजयोग द्वारा शाश्वत जैविक योगी खेती को अपनाकर समाज की सच्ची सेवा करेंगे और राजयोग से अपने संस्कारों को श्रेष्ठ और विश्व को सच्चा स्वर्ग बना करके ही रहेंगे। हाँ, हम जरूर बनाएंगे, हम जरूर बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।